145 की लेक्चर सीरीज़ में जो है आज हम यूनिट जो खंड 1 है उसके इकाई नंबर 3 को हम देखेंगे कि परामर्श में आकलन कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने ये देखा कि परामर्श जो मनोविज्ञान वो क्या होता है और एक परामर्शदाता की क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमने देखा कि परामर्श का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती है, उसका क्या इतिहास रहा है और कौन-कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी व्यक्ति के साथ को हम परामर्श या उसको हम सहयोग दे रहे हैं। तो इकाई 3 में जो है वो परामर्श में आकलन की विधि को बताया गया है, यानी असेसमेंट इन काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग में किस तरीके से असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आकलन को परिभाषित करेंगे कि असेसमेंट का क्या मतलब होता है, और परामर्श में आकलन अभ्यासों का ऐतिहासिक सिंहावलोकन, यानी इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है, और असेसमेंट और टेस्ट में क्या डिफरेंस है, यानी आकलन और परीक्षण में क्या अंतर होता है, और आकलन और परीक्षण का उपयोग करने के लिए परामर्शदाता की क्षमता के लिए कौन-कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, ये देखना ज़रूरी है। तभी कोई व्यक्ति या जो परामर्श चाहता है वो आकलन कर सकता है। और उसके बाद हम आकलन की विधियाँ यानी असेसमेंट की जो मेथड्स हैं उनके ऊपर देखेंगे। उसमें से कुछ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं और कुछ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, यानी मानकीकृत परीक्षण है, और कुछ गैर मानकीकृत तकनीकें हैं जिनकी सहायता से हम जो है वो असेसमेंट को करते हैं। और उसके बाद जो असेसमेंट है वो किन-किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, पर्सनैलिटी है, अचीवमेंट है और साइकोलॉजिकल परीक्षण है। इसके बारे में हम अ, देखेंगे। तो सबसे पहले ये है कि जैसे अभी तक हमने देखा कि जो परामर्श है वो सहायता करने वाला एक व्यवसाय है, जहाँ पर काउंसलर और क्लाइंट के बीच में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, जहाँ पर वो उसकी कई सारी स्रोतों से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के उसकी कमज़ोरियों को कम करने की कोशिश करता है और उनकी मजबूतियों को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि जो क्लाइंट है वो अपने आप से ही अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो यहाँ पर जो परामर्श के लिए आने वाले जो प्रत्येक क्लाइंट होता है वो अपनी निजी समस्याओं के साथ-साथ क्षमताओं, अभिरुचियों, मूल्यों और जीवन के अनुभवों सहित अद्वितीय होता है। अतः यहाँ पर प्रत्येक मामले में परामर्श जो है वो अलग-अलग होता है। अगर हम उसके प्रोफ़ेशनल करियर और उसके पर्सनल लाइफ़ में अलग-अलग परामर्श की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, जिस तरीके की उसकी समस्या होती है, उसी के द्वारा उसका समाधान कराने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो है परामर्श करने के लिए अब हमें ये ज़रूरी होता है कि हम उसका आकलन कैसे करें, या उसके बारे में जितनी हमें जानकारी हम कैसे एकत्रित करें। तो इसमें आकलन और परीक्षण की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है, कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है या उसके बारे में कोई भी जानकारी एकत्रित करनी है, तो हमें 2 चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है परामर्श मनोविज्ञान में। एक है आकलन यानी असेसमेंट, और दूसरा है टेस्ट। इन दोनों की ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसको क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो इनसे परामर्शदाता को क्लाइंट को व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ तरीके से जानने और क्लाइंट की समस्याओं की पहचान करने, हस्तक्षेपों की योजना बनाने और उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करने में सहायता मिलती है। तो अब हमें ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि परामर्श में आकलन को जो है किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो आकलन, जिसे कि हम असेसमेंट कहते हैं, इसमें ये क्लाइंट के बारे में पूरी एक जानकारी जब परामर्शदाता लेता है तो उसको हम असेसमेंट कहते हैं। ये कह सकते हैं कि जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है, और इसमें जानकारी वो कहाँ-कहाँ से लेता है, तो यहाँ पे किसी टेस्ट को अप्लाई करके उसके ऊपर, या व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षिक, रोज़गार, स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक इतिहास लेकर के जानकारी प्राप्त करता है, किसी परीक्षण से जानकारी एकत्रित करता है। तो इसलिए आकलन को ये कहा गया है कि जब कोई भी परामर्शदाता किसी भी क्लाइंट के बारे में, जो काउंसलर है वो क्लाइंट के बारे में जब एक पूरी इन्फॉर्मेशन एकत्रित करता है उसकी समस्या के बारे में, जहाँ पर वो विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके समस्या के बारे में जो है जानकारी एकत्रित करता है, तो उस प्रोसेस को हम जो है वो आकलन कहते हैं। अब इसमें जो है वो 2 तरीके से चीज़ों को कर सकता है। एक तो वो स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट को यूज़ कर सकता है इसमें, मानकीकृत तकनीकों को, जैसे कि रेटिंग स्केल है, ऑब्ज़र्वेशन है, इन तरीके से यूज़ कर सकता है। और साथ ही साथ क्लाइंट के जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, जैसे कि उसके परिवार है, उसका मित्र है, उसका सहकर्मी है, इनसे भी वो क्या करता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर डेटा का जो संग्रह है वो हम कहते हैं कि वो आकलन है, और इसके
इससे जो है वो क्लाइंट की जितनी भी समस्या के बारे में जो भी हमें जानकारी है, वो हमें मिल जाती है। 2 तरीके से मिलती है हमें, एक तो डायरेक्ट मेथड से जहाँ पर हम क्लाइंट से खुद पूछ करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और एक है इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जहाँ पर हम परीक्षण करके या उसके मित्रों से, उसके परिवारजनों से या उसके सहकर्मी से जब कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो एक इनडायरेक्ट मेथड होता है क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का। और परामर्श के प्रत्येक चरण अर्थात क्लाइंट की समस्याओं, मुद्दों और परिस्थितियों की पहचान, विश्लेषण, मूल्यांकन और समाधान में जो है वो आकलन शामिल है। यानी जो असेसमेंट है वो हर एक चीज़ में शामिल होता है। चाहे अगर आप उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब भी हम असेसमेंट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं तो भी हम असेसमेंट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं यानी उसका मूल्यांकन कर रहे हैं तो भी हम असेसमेंट प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और समाधान में यानी अगर उसकी प्रॉब्लम को हम कोई समाधान दे रहे हैं तो उसमें भी आकलन जो है वो शामिल होता है। परीक्षण आकलन की प्रक्रिया से बेहद गहराई से संबंधित है, यानी असेसमेंट अपने आप में तो है ही है, लेकिन असेसमेंट में जो टेस्टिंग होती है, जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम करते हैं क्लाइंट की, वो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है वो असेसमेंट का एक पार्ट है कि जब हम किसी के बारे में किसी टेस्ट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको हमने कहा कि हम साइकोलॉजिकल परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। और मनोवैज्ञानिकों ने परीक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये व्यवहार का एक वस्तुनिष्ठ मानकीकृत मापक है। यानी जब हम किसी स्टैंडर्डाइज तरीके से किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको उन्होंने कहा कि वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है। तो अपने क्लाइंट्स की क्षमताओं, अभिक्षमताओं, अभिरुचियों और व्यक्तित्व लक्षणों को जानने के लिए परामर्शदाता जो है वो विभिन्न प्रकार के टेस्ट का यूज़ करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कई सारे जो है एसोसिएशन हैं, जैसे कि अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और नेशनल काउंसिल ऑन मेजरमेंट इन एजुकेशन, ये लोग जो है संयुक्त तरीके से एक टेस्ट का इस्तेमाल करके जो काउंसलर होता है उसके बारे में, क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करता है। आकलन शब्द का उपयोग अक्सर हम अप्रेजल और इवैल्यूएशन के रूप में भी करते हैं, लेकिन निर्धारण और मूल्यांकन हालांकि असेसमेंट से लग सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सभी में हम डेटा को जो है वो संग्रह करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, परंतु वस्तुतः जहाँ तक संग्रहित डेटा के उपयोग का संबंध है, उपयुक्त सभी एक जैसे नहीं है। यानी अप्रेजल और जो इवैल्यूएशन है वो आकलन जैसे हमें लगते तो हैं, लेकिन इन दोनों का अलग अलग मतलब है। तो असेसमेंट का जो लक्ष्य होता है वो क्लाइंट और उसकी समस्याओं का वर्णन करना है, जबकि निर्धारण यानी अप्रेजल और इवैल्यूएशन जो है वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके आधार पर निर्णय लेने से संबंधित है। तो यहाँ पर असेसमेंट का मतलब है का जो मेन पर्पस होता है वो क्लाइंट और उसकी समस्याओं का वर्णन करना है, यानी हम उसकी प्रॉब्लम को जो है वो डिफाइन करते हैं आकलन में, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। जबकि हम अप्रेजल और इवैल्यूएशन में जो है जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर जो भी हमें निर्णय लेना होता है कि हम इसमें कौन सा इंटरवेंशन लगाएंगे, हम क्लाइंट को की समस्या को किस तरीके से उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, इससे संबंधित होता है। इस प्रकार आकलन जो है वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एक वस्तुनिष्ठ गतिविधि है, जबकि निर्धारण और मूल्यांकन में व्यक्तिपरक निर्णय जो है होते हैं वो शामिल होते हैं। तो जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो ऑब्जेक्टिव है अगर देखा जाए, जबकि हमारा जो अप्रेजल और इवैल्यूएशन है वहाँ पर हम सब्जेक्टिव चीज़ों को भी लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो काउंसलिंग का जो मेन काम है दैट इज़ असेसमेंट करना किसी भी क्लाइंट के बारे में। एंड असेसमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि असेसमेंट जब आप किसी भी क्लाइंट की समस्या के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एकत्रित करते हैं उसको उन्होंने असेसमेंट कहा। और असेसमेंट के साथ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। असेसमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। डायरेक्ट में जहाँ पर हम क्लाइंट से खुद ही जो है जब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो डायरेक्ट मेथड हो गया। और इनडायरेक्ट मेथड में हम कई सारे टेस्ट यूज़ करके और उनके अलग अलग सोर्सेस से जो भी हम उसके इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट मेथड। टेस्टिंग को परिभाषित करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से जब आप किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है तो उसको उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट बोला। और साइकोलॉजिकल टेस्ट और जो असेसमेंट है वो एक दूसरे के
समानार्थी चलते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश की गई कि आकलन को यानी असेसमेंट का उपयोग कभी-कभी हम अप्रेज़ल इवैल्यूएशन में भी करते हैं। तीनों एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों का ही अलग-अलग मतलब है। जहाँ पर असेसमेंट में जो है हम किसी भी क्लाइंट की समस्या का वर्णन करते हैं, तो वहीं हम अप्रेज़ल और इवैल्यूएशन में उसकी समस्या से संबंधित हमने जो भी डेटा इन इन लिया है, उससे रिलेटेड हम कोई भी निर्णय देते हैं कि हमें क्लाइंट की समस्या का समाधान किस तरीके से करना है, कैसा इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाना है। इस तरीके से हम निर्णय और अप्रेज़ल का यानी हम इवैल्यूएशन का यूज़ करते हैं असेसमेंट की जगह पर। अब यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव बताया गया है कि परामर्श में आकलन अभ्यासों का ऐतिहासिक सिंहावलोकन किया गया है। तो पार्सन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट था, जहाँ पे काउंसलिंग में फ्रैंक पार्सन का जो है वो बहुत ही योगदान रहा है। उन्होंने वोकेशनल यानी करियर और गाइडेंस काउंसलिंग में उनका जो है वो काफ़ी सहयोग रहा है। इसी तरीके से एल्फा बिने और थियोडोर साइमन ने जो है वो इंटेलिजेंस का स्केल डेवलप किया था, जहाँ पर स्कूली शिक्षा में जो भी असेसमेंट करना था इंटेलिजेंस का, उसको उन्होंने यूज़ किया। फिर एक बिने साइमन स्केल आया, वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसमें प्रथम बुद्धि परीक्षण के रूप में माना जाता है कि यहाँ पर जब हम इंटेलिजेंस को हम जब टेस्ट कर रहे थे, तो उसमें बिने साइमन स्केल बहुत ही फेमस हुआ, जहाँ पर हम इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं इस स्केल की सहायता से। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध ने परीक्षण और परामर्श के विकास में भी बहुत योगदान दिया है। युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में जो सैन्यकर्मी थे, उनको नियुक्त किया जाना था और उसके चयन के लिए आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा 2 तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाया गया और युद्ध के पश्चात मनोवैज्ञानिक परीक्षण ने आम नागरिकों में भी लोकप्रियता हासिल की और इस तरीके से हम आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा प्रथम विश्व युद्ध में जो लोग आए थे, उसके इंटेलिजेंस टेस्ट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया गया। उसके बाद धीरे-धीरे इसी में विकास होता गया इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। उसके बाद चार्ल्स स्पीयरमैन जो है वो कई सारे सिद्धांत बुद्धि के आए, जैसे कि सबसे पहला था चार्ल्स स्पीयरमैन का, जो कि 1927 में आया। फिर थर्स्टन ने अपना सिद्धांत दिया 1938 में। डेविड वेशलर का भी योगदान बहुत रहा है बच्चों की इंटेलिजेंस टेस्ट को और अडल्ट की इंटेलिजेंस टेस्ट को मेज़र करने के लिए। तो इन्होंने वेशलर वेलव्यू इंटेलिजेंस स्केल को डेवलप किया और इसमें कई सारे रिवीजन होते आए हैं वेशलर के स्केल में। तो इस तरीके से समय-समय पर कई इंटेलिजेंस टेस्ट आते रहे, जिससे कि लोगों के इंटेलिजेंस को मेज़र किया गया। उसके बाद पर्सनैलिटी के क्षेत्र में भी बहुत सारे टेस्ट डेवलप हुए, जैसे कि पर्सनैलिटी को मेज़र किया, जिसमें कि 1920 में जो है वो रोशाक-इंग-ब्लॉट टेस्ट लेकर के आए थे, जहाँ से हम पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। उसके बाद रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट था, जो कि सारे के सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। उसके बाद टीएटी आया। इस तरीके से लगातार जो है वो असेसमेंट के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इंटेलिजेंस हो यानी बुद्धि हो, पर्सनैलिटी हो, एप्टीट्यूड हो, अचीवमेंट हो, हर एक क्षेत्र में जो है वो कई सारे टेस्ट का निर्माण किया गया है और इससे हम लोग जो है वो लोगों का इंटेलिजेंस से लेकर के उनके अचीवमेंट को मेज़र करते हुए आए हैं। तो परीक्षण की जो बढ़ती लोकप्रियता ने ऐसे कई मुद्दों को उभारा, जिनके परिणामस्वरूप मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग को कम करने के लिए आवाज़ उठाई गई कि हमें केवल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को ही नहीं यूज़ करना है, जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उन्हें भी हमें यूज़ करना है और हमें देखना है कि किस तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकलन और परीक्षण में अंतर बताया गया है कि आकलन, जैसे कि अभी हमने बताया कि जब हम विभिन्न स्रोतों से क्लाइंट से संबंधित जानकारी का संग्रह करते हैं, तो उसको हम आकलन कहते हैं और आकलन की तकनीकों में हम मानकीकृत टेस्ट, विकासात्मक जाँच सूची, निर्धारण मापनी, प्रेक्षण रिकॉर्ड, केस इतिहास, साक्षात्कार और माता-पिता, शिक्षक, सहकर्मी से रिपोर्ट आदि शामिल होता है। इस तरह इनमें जो है कि हम स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड दोनों प्रकार के टेस्ट का जो है वो हम यूज़ करते हैं। मानकीकृत उपकरण जो है वो प्रबंधन, अंक निर्धारण और व्याख्या से संबंधित नियमों के विशेष सेट का एक सतत रूप होता है और इस तरीके से बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण जैसे कई ऐसे हमने टेस्ट जो हैं वो डेवलप किए हैं, जो कि व्यक्ति के विभिन्न दृष्टिकोण से उसको मेज़र करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर तालिका में आकलन और परीक्षण में जो है वो स्पष्ट अंतर बताया गया है। तो आकलन जो होता है एक ब्रॉड टर्म है, जहाँ पर हम किसी भी क्लाइंट के बारे में एक होल इन्फॉर्मेशन जब हमें लेनी होती है, तो हम आकलन का यूज़ करते हैं, कि हम असेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जबकि परीक्षण जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर जो हम किसी के व्यवहार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किसी भी उपकरण के माध्यम से, तो उसको हमने कहा कि वो परीक्षण होता है। आकलन में हम इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन,
निर्धारण, मापनी और कई तरह के इतिहास आदि सहित सभी तरीके की चीज़ों को हम उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ आमतौर पर एक या एकाधिक परीक्षण से संबंधित प्रबंधन तक सीमित होता है। इसमें हम आकलन में हम कई सारे टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही टेस्ट को या एक से अधिक टेस्ट को ही हम यूज़ कर सकते हैं परीक्षण में। इसमें हम आकलन में हम डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके दोनों तरीके से हम सोर्सेज़ को कलेक्ट करते हैं, क्लाइंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब हो गया कि जब हम क्लाइंट से ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष हो गया, और अप्रत्यक्ष हो गया कि जब हम माता-पिता, शिक्षक, मित्र आदि सब किसी से भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट हमारा स्रोत हो गया, किसी भी क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। परीक्षण में केवल हम डायरेक्ट तरीके से ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी हम केवल क्लाइंट को ही के ही ऊपर टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे टेस्ट में, जबकि हम आकलन में जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आकलन में हम जो है वो जानकारी एकत्रित करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड दोनों ही मेथड्स का उपयोग करते हैं, यानी दोनों ही टेस्ट को हम यूज़ करते हैं। जबकि अगर हम एनास्टेसी की परिभाषा को देखें, तो हम ये जानते हैं कि टेस्ट में हम केवल जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड उपकरण का ही क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। यहाँ पे हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का हम यूज़ नहीं करते। आकलन के संदर्भ में आमतौर पर स्वाभाविक होते हैं, यानी कि एक नेचुरल, एक ओरिजिनल चीज़ हमें मिलती है, और यहाँ पर हमें आर्टिफिशियल तरीके से या कंट्रोल्ड कंडीशन में हमें चीज़ें मिलती हैं, इसलिए उनकी वास्तविक दुनिया के निष्पादन से समानता जो है वो कम होती है। तो यहाँ पर हम ओरिजिनैलिटी को नहीं मेंटेन कर पाते हैं टेस्ट में। जबकि अगर हम असेसमेंट की बात करें, तो क्योंकि ये बिल्कुल ही नेचुरल कंडीशन में होता है, तो यहाँ पर हम जो भी स्वाभाविकता होती है उसको हम बना करके रख पाते हैं, यानी ओरिजिनैलिटी को हम रख पाते हैं। एकत्र किया गया डाटा मात्रात्मक होने के साथ-साथ गुणात्मक भी होता है। यहाँ पर हमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरीके से डेटा मिलता है असेसमेंट में। जबकि अगर हम टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा ही मिलता है, क्वालिटेटिव डेटा हमें यहाँ पर नहीं मिल पाता, क्योंकि टेस्ट एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को मेज़र करने के लिए, जो कि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव होता है। इसलिए हमें यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मात्रात्मक रूप में मिलती है। हमें क्वालिटेटिवली यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं मिल पाती, यानी परीक्षण जो है वो उसका मात्रात्मक उपाय हमें मतलब कि गुणात्मक उपाय अगर हम कहें, तो यहाँ पर हमें नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि असेसमेंट और टेस्ट का क्या मतलब है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट है जो है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द असेसमेंट, ये असेसमेंट का ही एक पार्ट है, जबकि क्योंकि असेसमेंट एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, जबकि हमारा टेस्ट जो है वो केवल कुछ ही चीज़ों पर क्या है, हमारा सीमित है। अब सवाल ये उठता है कि आकलन और परीक्षण का उपयोग करने के लिए परामर्शदाता की क्षमता के लिए कौन-कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, कि यानी कोई भी जो काउंसलर है वो इसी केवल असेसमेंट को ऐसे नहीं कर सकता, या किसी भी टेस्ट को ऐसे ही उपयोग में नहीं ला सकता है। उसको किन्हीं कुछ चीज़ों को जो है वो मानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर परामर्श तथा संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम के लिए काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ काउंसलिंग एंड रिलेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम, इन्होंने जो है कुछ आकलन को 8 सामान्य मुख्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों में से एक के रूप में चिह्नित किया है, और जिसके ज्ञान और कौशल की परामर्शदाता को आवश्यकता होती है, ताकि वो पेशेवर अभिक्षमता अर्जित कर सके। यानी अगर किसी भी काउंसलर को प्रोफेशनली काम करना है, तो उसमें असेसमेंट को भी एक फैक्टर माना गया है, और उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उसको जो है वो कुछ चीज़ों को मानना यहाँ पर ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर है एसीए आचार संहिता, तो अमेरिका में परामर्शदाताओं के पेशेवर संगठन, यानी अमेरिकन परामर्शदाता संघ ने पेशेवर परामर्शदाताओं और के लिए एक आचार संहिता, यानी एसीए कोड ऑफ एथिक्स को निर्धारित किया है, कि इस एथिक्स को हमें जो है वो फॉलो करना ज़रूरी है। एसीए के सदस्य सभी परामर्शदाताओं से यह अपेक्षित है कि वे इसके अनुरूप अभ्यास करें। यानी एसीए ने जो भी इसमें लिखा है अपने मैनुअल में कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जो शर्तें दी गई हैं काउंसलर को, ताकि वो प्रोफेशनली जो है वो अपना काउंसलिंग कर सके, उसके लिए उसे उस चीज़ों को मानना ज़रूरी है। तो एसीए जो है वो परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में औपचारिक और अनौपचारिक आकलनों का उपयोग करने के महत्व को पहचानते हुए आचार संहिता का जो 5वां खंड है, उसमें मूल्यांकन, आकलन और व्याख्या से संबंधित किया गया है। यानी एसीए के 5th जो ब्लॉक में यहाँ पर 3 चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जो कि काउंसलर को मानना है। पहला है मूल्यांकन, आकलन और व्याख्या। इसके बाद उपकरण चयन संबंध
चयन, प्रबंध शर्तों, प्राप्तांक व्याख्या, निदान और विविधता मुद्दों के संबंध में आकलन के दौरान परामर्शदाताओं की जिम्मेदारियों से संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नीचे कुछ आचार संहिता में निर्धारित जो है कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि उन्हें क्या-क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले है सामान्य यानी जनरल। तो आकलन का जो है वो प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि हमें क्लाइंट के बारे में पूरी की पूरी हम इन्फॉर्मेशन क्या कर पाएँ, एकत्रित कर पाएँ, तो जिसका उपयोग क्लाइंट के संबंध में निर्णय लेने में, उसको क्या उपचार दिया जाए, उसकी फोरेंसिक कार्रवाई आदि के लिए किया जाता है। तो परामर्शदाताओं को स्वयं को और अन्य को परीक्षण परिणामों के दुरुपयोग से रोकना होगा। यानी आप कोई भी टेस्ट जो है उसको आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। और जो आकलन का उद्देश्य और परिणाम जानने के संबंध में क्लाइंट के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए कोई भी टेस्ट किसी भी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पूरी तरीके से क्लाइंट को उसके बारे में बताना है और उस टेस्ट के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा, वो भी आपको क्लाइंट को पूरी तरीके से बताना है। तो यहाँ पर आप किसी भी टेस्ट का मिसयूज़ नहीं कर सकते किसी भी क्लाइंट के ऊपर। आपको एक तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हुए हर एक चीज़ की जानकारी काउंसलर को क्लाइंट को देनी है। आकलन उपकरणों का उपयोग और व्याख्या करने की क्षमता कि अगर मान लीजिए जो भी आपने टेस्ट यूज़ किया है काउंसलर ने, उसका उपयोग वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको ये उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए और साथ ही साथ उपयोग करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आया है, क्या उसकी वो प्रॉपर तरीके से व्याख्या कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एसीए में, यानी कोड ऑफ एथिक्स जो यहाँ पर दिया गया है उसके अंदर। आकलन में सूचित सहमति यानी पूरी तरीके से आपको क्लाइंट को हर चीज़ को बताना है, चाहे जो भी इसका रिज़ल्ट आ रहा हो, चाहे जो भी आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में आपको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है। उपकरण चयन, अगर आप किसी भी उपकरण को चयन कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या वो रिलायबल यानी विश्वसनीय और वैध यानी वैलिड है या नहीं है, क्योंकि जब तक वो स्टैंडर्डाइज़ नहीं होगा टेस्ट प्रॉपर तरीके से, तब तक हम उस टेस्ट को किसी भी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कोई भी टेस्ट ऐसे ही अप्लाई कर दे रहे हैं क्लाइंट के ऊपर, तो उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा और ना ही उस रिज़ल्ट से हम जो भी उसके समस्या के बारे में व्याख्या कर पाएँगे, उससे उसकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं मिल सकेगा। तो कोई भी टेस्ट को यूज़ करते समय ये काउंसलर को ध्यान में रखना है कि क्या वो टेस्ट पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज़्ड है या नहीं है, और स्टैंडर्डाइज़्ड होने के लिए उसका विश्वसनीय और वैध होना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। आकलन प्रबंध की शर्तें, तो यहाँ पर परामर्शदाता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आकलन को नियमावली में उल्लिखित मानकीकृत स्थिति के तहत किया जाए, यानी पूरे एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से आपको असेसमेंट करना है। आकलन उपकरणों के बिना पर्यवेक्षण उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आकलन में जो मल्टीकल्चरल जो फैक्टर्स हैं, जो कई सारे आप कई जाति के लोग हैं, कई जो है कल्चर के लोग हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको ऐसा टेस्ट अप्लाई करना है कि जहाँ पर आप सारे कल्चर के ऊपर वो क्या हो, फॉलो हो, ये आपको ध्यान में रखना है। आकलनों का अंक निर्धारण और व्याख्या कि किस तरीके से आपको स्कोरिंग करनी है असेसमेंट प्रोसीजर की, और स्कोरिंग करने के बाद आप उसको किस तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे, ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि जभी भी आप किसी भी असेसमेंट का जो है वो स्कोरिंग करते हैं, तो एक मैनुअल होती है, उस मैनुअल को पूरी तरीके से आपको उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी मैनुअल में किस तरीके से स्कोरिंग किया गया असेसमेंट का, और उसके बाद आप उसको किस तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे स्कोरिंग की, ये पूरी तरीके से काउंसलर को आना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने जो एसीए का जो है, इन्होंने ये कुछ ऐसे निर्देश दिए हैं जो कि काउंसलर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो काउंसलर इन चीज़ों को फॉलो करता नहीं है, तो वो प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो नहीं कर सकता है और ना ही किसी भी की भी वो सहायता उसको किसी को प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी मानक दिए गए हैं, उससे परामर्शदाता को अवगत होना चाहिए कि एसीए ने यानी अपने कोड ऑफ एथिक्स में क्या-क्या कोड दिए हैं, उन कोड को उनको मानना है। अब आकलन की विधियाँ, तो यहाँ पर अभी आपको बताया गया कि 2 तरीके से आकलन की विधियाँ यहाँ पर हैं। एक तो डायरेक्ट तरीके से और इनडायरेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर डायरेक्ट में तो क्लाइंट से ही आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, जिसमें आपने स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट यूज़ किए और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ किए, यानी मानकीकृत और गैर मानकीकृत दोनों ही विधियाँ यहाँ पर हो सकती हैं किसी भी क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और साथ ही साथ इनडायरेक्ट तरीके मेथड्स के थ्रू भी हम क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मानकीकृत परीक्षण की जानकारी हम ले लेते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के उपयोग में जो मानकीकृत
परीक्षण जो है इसकी कई बार इसको कई सारी चुनौतियाँ दी गई हैं, फिर भी इसका उपयोग जो है वो घटने के बजाय क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं ना, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्डाइज़्ड है और यहाँ से हमें एक बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाइंट के बारे में मिल पाती है। लेकिन अधिकांश परामर्शदाताओं के लिए परीक्षण उनके क्लाइंट्स को जानने के लिए मूलभूत आकलन उपकरण है, कि अगर किसी भी क्लाइंट के बारे में हमें कुछ जानना है तो हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का उपयोग करते हैं और इनके नमूनों को लेकर के इन्हें हम जो है वो परिभाषित करने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के को क्या प्रॉब्लम है या क्या उसकी समस्या है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में पूरी तरीके से अंक निर्धारण किया जाता है और एक काउंसलर को पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि जो भी टेस्ट वो यूज़ कर रहा है उसका स्कोरिंग प्रोसीजर कैसा है, किस तरीके से उसके रिजल्ट्स की व्याख्या करनी है, ये पूरी तरीके से उसके काउंसलर को पता होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में जो है हम हर चीज़ जो है आपकी पूरी तरीके से सेट होती है, स्कोरिंग प्रोसीजर सेट होता है, मैनुअल सेट होता है, नॉर्म्स बने हुए होते हैं, सब कुछ यहाँ पर सेट होता है। लेकिन यहाँ पर इसको ये कहा जा रहा है कि इसका उपयोग हमें कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही कह सकते हैं कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्लाइंट के बारे में। तो लेकिन फिर भी लोग जो है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को उसको करने के लिए। उपयुक्त परीक्षण चयनित करने के मानदंड, यानी अगर आप कोई भी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि उस टेस्ट में वैधता है या नहीं है। वैधता का मतलब वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि जिस परीक्षण को आपने जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया है, क्या वो एग्जैक्टली वही चीज़ मेज़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में अगर मान लीजिए कि कोई टेस्ट एंजाइटी का टेस्ट है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो एंजाइटी के बजाय हमें जो है वो डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन माप कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो टेस्ट एंजाइटी के रूप के ऊपर किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। तो आपको एंजाइटी के लिए उस टेस्ट को यूज़ नहीं करना है। तो परीक्षण अपना कार्य पूरी तरीके से अगर अच्छी तरह से अपना कार्य पूरा कर रहा है तब तो वो वैलिड है। यानी कहने का मतलब है कि जिस चीज़ के लिए आपने परीक्षण को बनाया है, अगर वो परीक्षण पूरी वही चीज़ हमको मेज़र करके दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट पूरी तरीके से वैलिड है और इस टेस्ट को हम जो है वो ले सकते हैं क्लाइंट के ऊपर। हम इसको मापने के लिए, उसकी समस्या को मापने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो फेस वैलिडिटी का मतलब है कि अगर हम ऊपर से देखें कि टेस्ट क्या हमें पूरी तरीके से वैलिड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी ऊपर लेवल पर आकर के, तो उसको हमने फेस वैलिडिटी कहा। इस तरीके से यहाँ पर कई तरह की वैलिडिटी बताई गई है कि वैलिडिटी को यूज़ करते समय हम इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वैलिडिटी का यही मतलब होता है कि जिस टेस्ट को आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है उसमें वही चीज़ हमें निहित होनी चाहिए, बाकी कोई और चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमने मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट बनाया और मैथमेटिक्स का टेस्ट जब हम अप्लाई करने गए तो पता चला उसमें से बायोलॉजी और किसी और की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उसका मतलब वो गणित के ऊपर किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है और इस टेस्ट को हमें यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जो दूसरा एक क्राइटेरिया है किसी भी टेस्ट को हमें चूज़ करने के लिए, तो वो है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब रिलायबिलिटी। कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी भी परीक्षण को जो है यूज़ कर रहे हैं और उसका अगर वो बार-बार उसको यूज़ करने पर हमें वही चीज़ प्राप्त हो रही है या अप्रॉक्सिमेटली वही चीज़ मिल रही है, तो हम कहते हैं कि हमारा टेस्ट विश्वसनीय है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने एक लॉजिक रीज़निंग का कोई परीक्षण बनाया और आज की डेट पर हमने किसी छात्र पर उसके ऊपर अप्लाई किया, तो उसको उस टेस्ट के ऊपर 40 अंक प्राप्त हुए। लेकिन अगर 1 सप्ताह बाद उसी परीक्षण पर उसको 20 अंक प्राप्त होते हैं, तो हम ये नहीं जान सकते कि हमारा टेस्ट रिलायबल था या नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1 सप्ताह बाद उसी परीक्षण पर उसको 38 या 39 या 41 ऐसे अंक मिल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमारा टेस्ट पूरी तरीके से क्या है, रिलायबल है। क्योंकि जब भी हम उसको अप्लाई कर रहे हैं एक ही टेस्ट को बार-बार, तो हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है या अप्रॉक्सिमेटली हमें वही रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट पूरी तरीके से क्या है, विश्वसनीय है। लेकिन अगर मान लीजिए अलग-अलग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हम छात्र के परीक्षण पे जो भी अंक आ रहा है उसके बारे में हम कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान तो हम तभी लगा पाएँगे जब हमको सेम रिज़ल्ट मिल रहा हो, चाहे हम उसको 1 हफ्ते बाद अप्लाई करें, चाहे हम उसको 14 दिन के बाद अप्लाई करें, चाहे हम 1 महीने के बाद अप्लाई करें। तो अगर हमें ऐसा परिणाम नहीं मिल रहा है तो वो टेस्ट हमारा किसी भी तरीके से विश्वसनीय नहीं होगा।
अब यहाँ पर कुछ रिलायबिलिटी को मेज़र करने के लिए, यानी आपका टेस्ट विश्वसनीय है या नहीं है, तो उसको कई तरीके से देखा जाता है, जिसमें पहला है परीक्षण, पुनः परीक्षण। तो परीक्षण, पुनः परीक्षण का मतलब ये हुआ कि एक टेस्ट को आपने आज अप्लाई किया, फिर उसके बाद 14 दिन के गैप के बाद आपने उसी टेस्ट को दोबारा से अप्लाई किया, तो उसको हमने कहा कि वो परीक्षण, पुनः परीक्षण है। और उसके बाद देखा कि दोनों के स्कोर्स में जो आपने पहले दिन अप्लाई किया था, उसके बाद 14 दिन के बाद जब आपने अप्लाई किया, तो क्या उन दोनों स्कोर्स में कोई भी रिलेशनशिप यानी कोरिलेशन हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर हमें दिखाई दे रहा है कोरिलेशन, तो इसका मतलब हमारा टेस्ट पूरी तरीके से रिलायबल है। इसी तरीके से विश्वसनीयता का दूसरा प्रकार है समानांतर प्रपत्र या वैकल्पिक प्रपत्र, जिसमें एक ही व्यक्ति का दो अवसरों पर परीक्षण के दो समकक्ष प्रपत्रों के साथ परीक्षण किया जाता है। और जैसे कि मान लीजिए हमने एक स्ट्रेस का एक स्केल बनाया, टेस्ट बनाया, उसके बाद हमने उसी का एक पैरेलल टेस्ट बनाया। तो जो पहला वाला टेस्ट था उसको हमने कहा फॉर्म ए, फिर हमने दूसरा जो टेस्ट उसी का पैरेलल जो बनाया है वो है फॉर्म बी। तो पहले हमने क्लाइंट को फॉर्म ए दिया, उसके ऊपर स्कोर्स लिए, उसके बाद हमने उसको थोड़े समय बाद बुलाया दोबारा से, उसके बाद हमने उसको फॉर्म बी दिया। दोनों के फॉर्म ए और फॉर्म के बीच में हमने कोरिलेशन देखने की कोशिश की। अगर कोरिलेशन हमारा हाई है तो हम कहते हैं कि हमारे टेस्ट में समानांतर प्रपत्र या वैकल्पिक प्रपत्र विश्वसनीयता मौजूद है। इसी तरीके से इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी आंतरिक सत्ता भी जो है एक प्रकार से रिलायबिलिटी को मेज़र करता है, जहाँ पर एक टेस्ट को हम 2 भाग में क्या कर देते हैं, बाँट देते हैं, और दोनों भाग के बीच में जो है वो हम कोएफ़िशिएंट देखने की कोशिश करते हैं, कोरिलेशन। अगर दोनों भाग में कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट हाई आता है तो हम कहते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी हमारे टेस्ट में है। कहने का मतलब है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी का ये मतलब हुआ कि हम एक टेस्ट को हमें 2 बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे ऊपर कि वैकल्पिक प्रपत्र में भी हम 2 अवसरों पे क्लाइंट को टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट रीटेस्ट में भी हम 2 बार टेस्ट दे रहे थे। यहाँ पर इससे बचने के लिए कि हमें 2 बार नहीं देना पड़े किसी भी क्लाइंट को टेस्ट, तो हम आंतरिक सत्ता का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमने क्लाइंट को, जैसे कि मान लीजिए एक आपका एंजाइटी का टेस्ट था, हमने उस क्लाइंट को दिया। उस एंजाइटी के टेस्ट में हमारे क्या थे, 20 क्वेश्चन थे। अब हम ये नहीं चाहते कि हम क्लाइंट को दोबारा से ये टेस्ट दें, तो हम अब क्या करेंगे कि उसी टेस्ट को हम 2 भाग में बाँट देंगे। यानी 1 टू 10 क्वेश्चन्स एक तरफ, उसको हमने कहा एक्स स्कोर, एंड 11 टू 20 आपके दूसरे स्कोर्स, उसको हमने कहा वाई स्कोर। अब एक्स और वाई हमारे पास 2 स्कोर्स आ गए। अब हम दोनों के बीच में क्या निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, क्योंकि रिलायबिलिटी को मेज़र करने का तरीका कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट निकालना है। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, इनके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे। अगर हमें कोरिलेशन की वैल्यू हाई या मीडियम मिलती है तो हम कहते हैं कि हमारे टेस्ट में जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो हाई है। तो यहाँ पर इंटरनल कंसिस्टेंसी बहुत ही एक अच्छा मेथड है रिलायबिलिटी को मेज़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ही टेस्ट को 2 बार अप्लाई नहीं करना पड़ता है। एक ही टेस्ट को हम एक ही बार अप्लाई करते हैं किसी क्लाइंट के ऊपर, और उसके बाद हम पूरी रिलायबिलिटी को मेज़र कर लेते हैं। उसके बाद जो किसी भी उपकरण को चूज़ करने के लिए जो तीसरा मानक है वो है नॉर्म्स, कि किसी भी टेस्ट का नॉर्म्स जो है वो होना चाहिए। तो नॉर्म जो है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किसी व्यक्ति के प्राप्त अंकों की व्याख्या आमतौर पर समान परीक्षण में अन्यों द्वारा प्राप्त अंकों के साथ तुलना करके, अर्थात मानदंडों का संदर्भ देते हुए की जाती है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि हमें ये जानना है कि लखनऊ में जो 10th क्लास के बच्चों का इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस लेवल क्या है। तो सपोज़ अगर हम मान लें कि लखनऊ में जो है वो 10,000 बच्चे हैं जो कि 10th क्लास में पढ़ते हैं। सपोज़ हमने उदाहरण के लिए ये मान लिया। अब हम क्या हुआ कि 10,000 पर तो हम किसी भी चीज़ को, हम कोई भी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज़ कर लेंगे। सपोज़ मान लीजिए कि हमने 2,500 3,000 लोगों को चूज़ किया और उनके ऊपर हमने एक इंटेलिजेंस का टेस्ट लगाया। तो 2,500 लोगों का जो स्कोर आया इंटेलिजेंस के ऊपर, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक एवरेज वैल्यू निकाल ली इस स्कोर्स के बेसिस पर। तो एवरेज वैल्यू सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मान ली आई 160। तो ये जो 160 वैल्यू आई, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे इंटेलिजेंस का क्या है, मानक है, यानी नॉर्म है। यानी 160 के ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो हाईली इंटेलिजेंट हो गए, और 160 के नीचे जो आ रहे हैं वो लो इंटेलिजेंस हो गए। तो कहने का ये मतलब है कि हमने एक तरीके से एक एक ऐसा अंक प्राप्त कर लिया है जिसकी हम तुलना करके हम बता सकते हैं कि कौन
इंटेलिजेंस पर ऊंचा है और कौन इंटेलिजेंस पर नीचा है। तो जो मानक होता है वो एक तरीके से औसत निष्पादन है, यानी एक एवरेज वैल्यू है, जैसे कि अभी हमने निकाला। तो इस एवरेज वैल्यू से जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं कि वो उस चीज़ का क्या है, नॉर्म है, यानी एक स्टैंडर्ड है जिसको कि हम अन्य स्कोर के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो किसी परीक्षण को मानकीकृत करने की प्रक्रिया में मानकों की स्थापना एक उल्लेखनीय कदम होती है, क्योंकि हम जब हम स्टैब्लिश कर लेते हैं, एक मानक बना लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन इसके ऊपर हाई आ रहा है, कौन इस चीज़ के ऊपर लो आ रहा है। तो जिन व्यक्तियों के लिए इसे विकसित किया गया है उनके बड़े प्रतिनिधि नमूने पर परीक्षण का प्रबंधन करके मानकों को तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लखनऊ में अगर हमें ये देखना है कि 10th क्लास के बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उनका बुद्धि का क्या उनका एक वो है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले हमने पॉपुलेशन यानी पूरे लखनऊ में 10th क्लास के कितने बच्चे हैं उसको डिफाइन किया। फिर उसमें से एक हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाल लिया, यानी 10,000 पे हम कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो हमने एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाला और उसके बाद उन सारे स्कोर्स का हमने एवरेज वैल्यू निकाल लिया। तो वो जो एवरेज वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, नॉर्म होगा, जो कि पूरे 10,000 बच्चों के ऊपर वो क्या चीज़ हो रही होगी, अप्लाई हो रही होगी। तो एक तरीके से किसी भी टेस्ट को उपयोग करने के लिए या उसको चूज़ करने के लिए हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण जो एक क्राइटेरिया है किसी भी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए वो है नॉर्म्स। तो पहला था वैलिडिटी, दूसरा रिलायबिलिटी एंड जो तीसरा है वो हमारा नॉर्म्स है। उसके बाद है व्यवहारिकता। तो कुछ ऐसे व्यवहारिक विचारणीय बिंदु हैं जिन्हें प्रबंधित किए जाने वाले परीक्षण का निर्णय लेते समय परामर्शदाता अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बात यह है कि विचाराधीन परीक्षण को प्रबंधित करने, अंक गणना करने और व्याख्या करने के लिए परामर्शदाता स्वयं प्राप्त रूप में सक्षम हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी ने भी टेस्ट अप्लाई किया, किसी भी काउंसलर ने, तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी स्कोरिंग कैसे की जाएगी, उस स्कोरिंग करने के बाद उसकी हम व्याख्या कैसे करेंगे, रिजल्ट्स को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो व्यवहारिकता के अंदर आता है। और साथ ही साथ काउंसलर पूरी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए। वो जो भी उपकरण लगा रहा है उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो उसको पूरी तरीके से उसकी नॉलेज रखता है तो वो अच्छी तरीके से उस टेस्ट को किसी भी क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये तो सारी हमारी स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स थे जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लाइंट के व्यवहार को समझाने के लिए। लेकिन कुछ और भी है, गैर स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स हैं, यानी गैर मानकीकृत तकनीकें हैं जो कि असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व करके, या तो आप प्रयोगशाला के अंदर या प्रयोगशाला से बाहर नेचुरल सेटिंग में जब हम किसी को उसका प्रेक्षण करते हैं और उसके प्रेक्षण करने के बाद उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये एक तरीके का नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है किसी के असेसमेंट को करने के लिए। उसके बाद दूसरा है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार में जो है वो जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है उसके बीच में एक मौखिक बातचीत शामिल होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए छानबीन करता है। और इसके 3 रूप हैं। एक तो पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार होता है जिसमें निश्चित क्रम में प्रश्नों को निश्चित समूह से पूछा जाता है, यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है उसमें सब कुछ फिक्स्ड है, पहले से ही आपने क्वेश्चंस के क्रम फिक्स्ड किए हुए हैं, क्वेश्चंस को फिक्स्ड किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से काम करते हैं। दूसरा हमारा जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड है जिसमें खुले प्रश्नों का पूर्व निर्धारित समूह होता है, यानी ओपन क्वेश्चंस हम रखते हैं इसमें, जिसमें साक्षात्कारकर्ता को अपने विचार अपने शब्दों में व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। और तीसरा बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है जिसमें सूचनादाता की अभिरुचि के विषय पर उसके विचारों को उजागर करने के लिए केवल एक मुख्य प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो इंटरव्यू है वो हमारा दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है असेसमेंट करने के लिए। उसके बाद है डायरी और दैनिक कार्यक्रम। डायरी मेथड भी हम यूज़ करते हैं कि क्लाइंट को हमने कहा कि आप अपनी गतिविधियों को जो भी आप दिन भर में कर रहे हैं, जो भी आपका थॉट आ रहा है, सब कुछ आप अपनी डायरी में क्या करिए, रिकॉर्ड करिए। और उसके बाद वो उस डायरी के बेसिस पर हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जैसे कि जो भी खाने-पीने की उसकी आदत है, नींद है कि नींद स्लीप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, उसकी यौन गतिविधियों के बारे में, यात्रा, व्यवहार, विकलांगता, जो भी चीज़ें उसको तनाव दे रही हैं, सब कुछ जो है उसको डायरी में लिखना है। अपनी हर एक गतिविधि को उसको डायरी में लिख कर के हम उसके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की लेते हैं।
उसके बाद कंप्यूटर सहायता प्राप्त ऑनलाइन परीक्षण, तो कंप्यूटर्स के पर भी कुछ जो है वो एक ऑनलाइन टेस्ट बनाए जाते हैं, जिसमें हम क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ही जल्दी और कम समय में जो है हमें क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेपर पेंसिल की जगह पर ये जो कंप्यूटर्स के थ्रू हम जो टेस्ट लेते हैं, उसमें हमें ज़्यादा स्पष्ट तरीके से जो है वो क्लाइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो ये हमारे स्टैंडर्डाइज्ड और अनस्टैंडर्डाइज्ड दोनों प्रोसीजर्स थे जो हम यूज़ करते थे। अब हम असेसमेंट को कौन-कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं, तो इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए कि अगर हमने क्लाइंट की इंटेलिजेंस को मेज़र करना है तो उसके क्षेत्र में हम असेसमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे टेस्ट बनाए गए हैं। एल्फ्रेड बिने का है, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट है, वेशलर का टेस्ट है जो कि हर एक बच्चे से लेकर के वयस्क सबके लिए बना हुआ है। इस तरीके से कई सारे टेस्ट हैं जो कि बच्चों की इंटेलिजेंस और अडल्ट्स की इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद अभिक्षमता है, तो यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि करियर से रिलेटेड चीज़ों को मेज़र करता है। तो क्या आपको करियर यूज़ करना है, कर्मियों का चयन कैसे करना है, नौकरी प्रशिक्षण में जो है को मदद करने के लिए ये सारे टेस्ट बनाए गए हैं। इससे ये पता चल पाता है कि जो भी हमारा जो क्लाइंट है, क्या वो उस नौकरी को करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है या नहीं है। यदि वो किसी भी नौकरी के लिए जा रहा है, तो इस एप्टीट्यूड परीक्षण को हम मेज़र करके उसकी ये चीज़ को देख सकते हैं। और कई सारे एप्टीट्यूड परीक्षण हैं, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, बैटरी है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट बने हुए हैं जो कि क्लाइंट की एप्टीट्यूड को मेज़र करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट के लिए भी बनाया गया है कि व्यक्ति के जीवन के विविध पहलू, जैसे उसकी शैक्षणिक और व्यावसायिक उपलब्धि, पारस्परिक संबंध और मनोरंजन संबंधी गतिविधियाँ आदि उसकी अभिरुचियों पर निर्भर करती हैं। अभिरुचि अध्ययन ने मुख्यतः शैक्षिक और करियर परामर्शदाताओं का ध्यान आकर्षित किया है कि किस तरीके से हम उनके इंटरेस्ट को जो है वो मेज़र कर सकते हैं, कि उनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जो है वो कहाँ पर है और उसके बेसिस पर वो अपने करियर को चूज़ करें। इसके लिए भी कई सारे टेस्ट बनाए गए हैं। मिनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी है, क्यूडर ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी है, जिससे कि हम उसके इंटरेस्ट को क्लाइंट के मेज़र कर सकते हैं। पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए बहुत सारे जो है समय-समय पर कई सारे परीक्षणों का निर्माण किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है मिनेसोटा मल्टीफेज़िक पर्सनैलिटी, जहाँ पर हम जो भी, अगर मान लीजिए उसके व्यक्तित्व में कोई भी जो डिसऑर्डर है, उसको मेज़र करने के लिए ये बनाया गया है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है, लेकिन जो सबसे फ़ेमस टेस्ट हुए व्यक्तित्व को परीक्षण करने के लिए, जिसमें 1921 में रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट सबसे पहला टेस्ट जो था, जो कि क्लिनिकल सेटिंग्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। नैदानिक और परामर्श के क्षेत्र में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT, इसको भी हम बहुत यूज़ करते हैं नैदानिक और उसमें। चिल्ड्रंस एप्रिसिएशन टेस्ट, तो व्यक्तित्व को मेज़र करने के लिए तो बहुत सारे टेस्ट बनाए गए, लेकिन जो सबसे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुए वो था शाही धब्बे का टेस्ट और हमारा TAT टेस्ट, दैट इज़ थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अचीवमेंट को मेज़र करने के लिए भी कई सारे टेस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। स्टैनफोर्ड अचीवमेंट टेस्ट है, जिसमें कि स्कूल के लिए में बच्चे का अचीवमेंट लेवल मेज़र करने के लिए या उसके अंकों को देखने के लिए यहाँ पे कई सारे टेस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं अचीवमेंट को देखने के लिए। उसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, यानी तंत्रिका मनोविज्ञान परीक्षण बनाए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका मस्तिष्क जो है वो कितने तरीके से बेहतर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जो सबसे पहला फ़ेमस जो सबसे ज़्यादा है वो लूरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है, जिसका हम प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो ये है। फिर आकलन में को इस तरीके से इन्होंने परिभाषित किया। तो हमने ये देखा इस इकाई के थ्रू कि आकलन जो है वो क्या होता है और आकलन और टेस्ट में हमारा क्या डिफ़रेंस है। आकलन को हम कितने तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ये सब हमें आकलन में दिखाई दिया। तो यहाँ पर यूनिट 1 जो है पूरी तरीके से अब ख़त्म होता है कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग का ऐतिहासिक विकास क्या हुआ है, ये सब हमारे यूनिट 1 में हमने देखा। काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे चलता है और काउंसलिंग को मेज़र करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं। अब यहाँ पर हम खंड 2 यानी ब्लॉक 2, जहाँ पर हम कई सारे अप्रोचेज़ यानी थियरीज़ देखेंगे, जिनका काउंसलिंग के क्षेत्र में बहुत उपयोग किया गया है।
इसमें सबसे पहला जो उपागम है, जो कि बहुत ही फ़ेमस है, वो है मनोगति के उपागम यानी साइको डायनेमिक या साइको एनालिसिस, जो कि सिगमंड फ्राइड लेकर के आए थे। तो इस वाले इकाई में हम देखेंगे कि परामर्श चिकित्सा के लिए विश्लेषणात्मक उपागम क्या है, मनोविश्लेषण के शिक्षण लक्षणों और तकनीकों का वर्णन करना, मनोविश्लेषणात्मक रूप में उन्मुख मनोचिकित्सा में परामर्शदाता चिकित्सक की भूमिका को समझना और अंतर्दृष्टि चिकित्सा और उसके लक्ष्यों की व्याख्या करना। तो साइकोडायनेमिक हम पहले से भी हमें इसके बारे में जानकारी है कि इसको सिगमंड फ्राइड जो है वो लेकर के आए थे, और सिगमंड फ्राइड ने जो है इसमें सबसे बड़ा ये बताया कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस इकाई में हम उन परामर्श सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जिनमें मनोविश्लेषणात्मक परंपरा की कुछ सुपरिशिष्ट विशेषताएं बरकरार की गई हैं। ये जो सिद्धांत है, इन्होंने ये बताया कि जो अचेतन यानी जो अनकॉन्शियस है और मानसिक नियतिवाद यानी डिटर्मिनिज्म में विश्वास व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार अचेतन अभिप्रेरणा या बचपन की घटनाओं से निर्धारित होती है। यानी जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या-क्या है, जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, उनको इसके अंदर रखा गया, और व्यक्ति का व्यवहार जो है वो इसी अचेतन जो माइंड होता है, मन होता है, उसी से हमारा निर्धारित होता है। फ्राइड ने सबसे पहले ये बताया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो व्यवहार है और आंतरिक जो एक हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, इनमें एक दूसरे पर एक परस्पर क्रिया होती रहती है। यानी जो हमारा बिहेवियर है और जो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमारे अंदर, वो एक दूसरे से परस्पर क्रिया हमेशा करते रहते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के जो जीवन में यानी व्यक्ति के जीवन में जो उसकी वर्तमान समस्याओं को निर्धारित करने में उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस यानी बचपन के अनुभवों, विशेष रूप से जो पहले 5 वर्ष की जो अनुभव होते हैं, उनकी भूमिका बहुत होती है हमारे व्यवहार को समझने के लिए, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए। तो अगर कोई भी क्लाइंट आया है काउंसलर के पास, तो सबसे पहले उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और स्पेशली जो उसके बचपन के अनुभव हैं, वो भी 5 साल के जो पहले जो कि उसको याद है, वो उसकी मुख्य भूमिका निभाएँगे उसकी समस्या को निर्धारण करने में। चिकित्सा के दौरान होने वाले बदलाव के लिए मुख्य आंतरिक तंत्र के रूप में क्लाइंट की अंतर्दृष्टि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात फ्राइड ने बताई, और उन्होंने साथ ही साथ बताया कि जो एंग्ज़ायटी है उसमें उसको उससे बचने के लिए हम किस तरीके से जो है वो कई सारे तंत्रों का उपयोग करते हैं कि हम एंग्ज़ायटी से बच जाएँ। यानी हम कई सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज़्म्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम अपनी एंग्ज़ायटी से बचने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम साइकोडायनेमिक या साइको एनालिसिस का परिचय देखें, तो जो कि सिगमंड फ्राइड लेकर आए थे, जिनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लिनिकल और काउंसलिंग की फील्ड में। और इन्होंने कुछ बातें कही कि सबसे पहला जो हमारा अनकॉन्शियस मन है, उससे हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। अनकॉन्शियस में क्या-क्या है, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में मिलते हैं। उसके बाद व्यवहार जो है वो आंतरिक अंतर्नर्दों की एक दूसरे पर परस्पर क्रिया है, यानी इंटर कॉन्फ्लिक्ट है हमारे बीच में, उसकी एक क्रिया है। उसके बाद हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, स्पेशली 5 वर्ष के जो अनुभव होते हैं, और एंग्ज़ायटी से बचने के लिए हम किस तरीके से डिफेंस मैकेनिज़्म्स यानी रक्षा तंत्रों का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो साइको एनालिसिस है यानी साइकोडायनेमिक अप्रोच है, वो भीतर के एक दूसरे के संपर्क में आने वाले और व्यापक रूप से अचेतन परस्पर विरोधी बलों जैसे कि आंतरिक अंतर्नोदों, इच्छाओं, स्मृतियों और विचारों की संकल्पना पर आधारित है, जैसे कि अभी आपको बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो मनोविश्लेषण जो है वो मोटे तौर पर 3 चीज़ों से संबंधित है। पहला है मानव और व्यक्तित्व विकास का मॉडल, यानी किस तरीके से पर्सनैलिटी को यहाँ पर उन्होंने डिफ़ाइन किया है फ्राइड ने। व्यक्तित्व और मानव प्रकृति का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ, पूरी तरीके से पर्सनैलिटी का कैसे बताया उन्होंने। मनोचिकित्सा का एक रूप। वर्तमान इकाई में हम इसके तीसरे अर्थ को उपयोग करेंगे, जैसे कि मनोविश्लेषण में हम जो है ये देखेंगे कि उन्होंने
किस तरीके से जो है मन को समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि चिकित्सा पद्धति के रूप में जो मनोविश्लेषण को समझने के लिए हमें कुछ अवधारणाओं को समझने की ज़रूरत है, कुछ एजम्पशंस उन्होंने बताए फ्राइड ने। सबसे पहला है अचेतन और मानसिक नियतिवाद की भूमिका, यानी अनकॉन्शियस माइंड जो है वो किस तरीके से हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है, इसके बारे में फ्राइड ने सबसे पहले उन्होंने बात की थी। तो उन्होंने फ्राइड ने ये बताया कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो सबसे बड़ा हिस्सा है जिससे कि हम अनजान हैं, यानी हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो सबसे बिगेस्ट हमारा जो पार्ट है मन का है वो है हमारा अनकॉन्शियस। जैसे कि चित्र में भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक बर्फ के टुकड़े को पानी के अंदर देखिए यहाँ पर डाला गया है, तो पानी और पानी के नीचे जितना भी बर्फ का टुकड़ा आ रहा है सब कुछ हमारा क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है। यानी इतना बड़ा ये भाग है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी इन्होंने 3 तरीके से डिफाइन किया। एक है इड, कि कोई भी पर्सन है उसकी पर्सनालिटी के 3 सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है इड, जिससे कि इदम कहा गया, उसके बाद अहम, ईगो, और लास्ट है हमारा सुपर ईगो, जो कि कम से कम आंशिक रूप से अचेतन में डूबे हुए हैं। यानी ये सब अनकॉन्शियस का पार्ट है जो कि हमें इस डायग्राम के थ्रू दिखाई दे रहा है। तो फ्राइड ने जो है वो परिकल्पना की कि एक अचेतन ऐसे सभी संवेगों और इच्छाओं से निर्मित है जो सचेतन होने पर किसी व्यक्ति के कुशलक्षेम के लिए खतरा खड़ा कर सकता है, जैसे कि पिछले आघात और आक्रामक इच्छाएं। उन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड में होता क्या है, तो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जितने भी आघात हैं, जो ट्रॉमेटिक है हमारे, या जो भी हमारी आक्रामक इच्छा, एग्रेसिव बिहेवियर है, या हमारे जो भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ये सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस में क्या होता है, निहित होता है। इसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि फ्राइड का मानना था कि व्यक्ति की रक्षा के लिए चेतन मन इन सभी संवेगों, विश्वासों, प्रवृत्तियों को जागरूकता से बाहर कर देता है। यानी इतना जितना कॉन्शियस का हमारा रोल नहीं है हमारी व्यवहार को समझने में, फ्राइड ने बताया कि उतना ही अनकॉन्शियस का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी व्यवहार को समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अनकॉन्शियस माइंड से ही निर्धारित होता है और ये इतना बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। फ्राइड ने ये सुझाव दिया कि क्योंकि ये इसमें जितने भी आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, आक्रामक जो इच्छाएं हैं या हमारी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि अनुचित हैं या अस्वीकार्य हैं, वो सारी इच्छाएं हमारे अंदर दबी हुई हैं। तो कभी-कभी ये इच्छाएं जो है हमारे लिए क्या करती है, खतरा पैदा करती हैं, जिससे कि हमें अपने आप को उस चीज़ से क्या करना होता है, बचाना होता है। तो इस तरीके से फ्राइड ने सुझाव दिया कि जो मानवीय कार्य है वो अचेतन इच्छाओं का परिणाम थे। यानी जो भी व्यवहार हम करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये अचेतन इच्छाएं होती हैं। इसका अर्थ ये था कि जिन कार्यों को हमने आकस्मिक रूप से वर्णन किया वे अचेतन इच्छाओं के परिणाम थे, और यहाँ तक कि जिन कार्यों को हम अपने करियर लक्ष्यों के प्रति हमारे मित्रों की सहायता के लिए अभिप्रेत कार्यों के रूप में वर्णन किया था, वास्तव में वो भी अचेतन इच्छाओं में निहित थे। यानी इतना बड़ा पार्ट होता है जहाँ पर हम सारी चीज़ों को रखे हुए हैं। तो फ्राइड ने इनको बताने की कोशिश की। उसके बाद उनका ये मानना चाहता कि व्यक्ति का व्यवहार अचेतन से निर्धारित होता है, तो यह नियतिवाद की मानसिक नियतिवाद यानी साइकिक डिटर्मिनिज्म नामक उपश्रेणी में बन जाता है। यानी जो भी इन्होंने इसको कहा, तो ये अप्रोच जो है वो साइकिक डिटर्मिनिज्म के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई, और इसमें ये माना जाता है कि प्रत्येक संवेग, विचार, आवेग और व्यवहार के लिए अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक व्याख्या जो है इसके अंदर निहित होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप कार्यस्थल पर अपने सहयोगी पर अकारण गुस्सा करते हैं, तो हो सकता है कि वह आपके पुराने बॉस की याद दिलाता हो, जो बहुत रौब जमाने वाला और काम से बोझिल करने वाला था। यानी जो कुछ भी होता है, यानी जो भी हम व्यवहार करते हैं, अगर इसको सार में समझा जाए, तो उन्होंने यही कहा कि जो भी व्यवहार हम करते हैं, वो सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन से क्या होता है, निर्धारित होता है। और जिसके अंदर है क्या? जिसके अंदर है हमारी एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जिसके हमारे अंदर हमारे आक्रामक व्यवहार हैं, जिसके अंदर हमारी अनुचित जो कि इच्छाएं हैं वो उसके अंदर दबी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस में क्या है,
दबी हुई है और ये इतना बड़ा भाग है हमारे व्यक्तित्व का जो कि हमें नहीं पता होता है, जिसकी जानकारी हमें नहीं पता है। और इसको एक आइसबर्ग टेक्नोलॉजी से इसमें यहाँ पे माना गया है कि जहाँ पर आप एक आधे पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें, तो पानी का गिलास में जितना पानी है और बर्फ़ का टुकड़ा जितना नीचे आ रहा है, वो सब का सब हमारा क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है। उसके बाद उन्होंने व्यक्तित्व संरचना के बारे में उन्होंने बताया, तो फ्राइड ने बताया कि जो हम लोग का व्यक्तित्व है, वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। एक है हमारा इड, जिसको कि हम इदम बोलते हैं, दूसरा है हमारा ईगो और तीसरा है हमारा सुपर ईगो। तो ये व्यक्तित्व का 3 जो था उन्होंने ये बताया। अब इड क्या है? इड जो है व्यक्तित्व का एकमात्र ऐसा घटक है जो पूर्णतः अचेत है। ये पूरी तरीके से हमारा अनकॉन्शियस होता है, जैसे कि आपको आइसबर्ग में ये दिखाया गया था अभी में। इसमें जो है वो जितने भी आपके बायोलॉजिकल जो डिज़ायर्स हैं वो उसके अंदर होते हैं, जो कि जिसमें कि आक्रामकता, सेक्स यानी जितने भी अनएथिकल हैं, जो नैतिकता से परे हैं, सब के सब हमको इड के अंदर ये दिखाई देते हैं। यदि हमारे क्रमिक विकास में वापस जाया जाए तो स्पष्ट है कि ये जो है, ये सब कुछ हमारा जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, जो कि अनवांटेड हैं, जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, वो सब हमारे इसके अंदर पाए गए हैं। तो आक्रामकता को उन्होंने कहा कि जो आक्रामकता का जो डिज़ायर है इड के अंदर, वो मृत्यु आवेग है, यानी जिसको कि थैंटोस उन्होंने कहा। और सेक्स को जो है उन्होंने इरोस को लेबल किया, यानी जो आक्रामकता से निहित इच्छाएं हैं उनको हमने थैंटोस बोला फ्राइड ने, और जो सेक्स से निहित इच्छाएं हैं उसको उन्होंने इरोस को कहा। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जितना भी डिस्ट्रक्टिव हम काम करते हैं वो थैंटोस के रूप में आता है, और जितना भी हम जीवन आवेग से संबंधित कोई काम करते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, तो वो हमें इरोस के अंदर आता है। यानी इड पूरी तरीके से क्या है, अनैतिक है पूरी तरीके से। और बच्चों में सबसे पहला जो पार्ट डेवलप होता है, जिसको कि सही गलत की जानकारी नहीं होती, जो केवल प्लेजर पर काम करता है कि हमारी इच्छा बस पूरी हो जाए, हमें ये नहीं पता कि वो इच्छा सही है या गलत है। तो जब ऐसी इच्छाएं आती हैं तो वो सब कुछ हमारी इड के अंदर आती हैं, जो कि पूरी तरीके से क्या है, नैतिकता से परे है। इसको कोई मतलब नहीं होता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। ये सिर्फ जो है वो प्लेजर, यानी जहाँ से इसको खुशी मिलती है, केवल उसी से संबंधित ये क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद जो है वो सुपर ईगो है। तो जैसे बच्चा बड़ा होता है, जिस तरीके से जब वो समाज में आता है, लोगों से अंतःक्रिया करता है, तो हमारे अंदर जो डेवलप होता है वो सुपर ईगो डेवलप होता है, जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी सिचुएशन में जो है हमें अपनी नैतिकता को बना करके, यानी अपनी मोरालिटी को बना करके रखना है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें ये पता है कि हमें अपनी नैतिक व्यवहार को ही हमें दिखाना है, जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिली है, जो कि हमें अपने समाज से और अपने माता-पिताओं से मिली हुई है, वो हमारा सुपर ईगो का हिस्सा होता है। तो सब कह सकते हैं कि जो सुपर ईगो होता है, वो पूरी तरीके से नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो चीज़ बिल्कुल नैतिक है, अगर चोरी करना गलत है तो गलत है, इस तरह के सिद्धांत पर जो काम करता है, उसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। अब जो हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है हमारा ईगो, जो कि चेतन और प्री कॉन्शियस क्षेत्र में स्थित होता है। ये हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो अन्य लोगों को दिखाई देता है, जो हम देख पाते हैं। यह वास्तविक दुनिया में वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के भीतर में संचालित होता है। जब ईगो डेवलप होता है, तो हम ये कहते हैं कि हमें पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। यानी किसी भी सिचुएशन में अगर हम हैं, तो हमें ये पता होता है कि हमें क्या चीज़ ये उस सिचुएशन में सही है और क्या चीज़ हमें उस चीज़ सिचुएशन में गलत है। तो एक तरीके से ईगो को देखा जाए तो ईगो एक तरीके से बीच में है, और उसके बगल में इड है, और उसके बगल में सुपर ईगो है। तो इड जो है, क्योंकि वो पूरी तरीके से अनैतिक है, वह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ईगो पर क्या करता है, प्रेशर डालता है कि मेरी मांग को पूरी करो। और लेकिन अगर उसकी मांग को अगर हम पूरी कर देंगे तो वो पूरी तरीके से अनैतिक होगा। और सुपर ईगो भी कहता है कि तुम इड की मांग को तुम्हें पूरा नहीं करना है, तुम्हें सामाजिक मांगों को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करना है। तो ईगो इस तरीके से क्या होता है कि इड और सुपर ईगो के बीच में एक तरीके से फंस जाता है, और वो क्या सोचता है कि अगर वो इड की इच्छा को नहीं पूरी करेगा तो क्या होगा, और अगर वो सुपर ईगो की इच्छा को पूरी नहीं करेगा तब कैसा होगा। तो यहाँ पर जो इद और अहम के बीच के संबंध को समझने के लिए ईगो की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दोनों ही वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, ईगो के ऊपर अपना
जो है वो बल डालते हैं कि किसी तरीके से ईगो हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे। तो जब इस तरीके से ईगो दोनों के बीच में फँस जाता है, तो वो एक तरीके से एंग्ज़ायटी यानी दुनिश्चितता के उसमें आ जाता है, उसको एक न्यूरोटिक एंग्ज़ायटी हो जाती है, उसके अंदर एक मानसिक संघर्ष जो है वो चलता रहता है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को पूरा करे। तो क्या होता है कि जब वो अपने इस संघर्ष में आ जाता है तो और अब इस एंग्ज़ायटी में आ जाता है, तो इसको हटाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, कई तरह के डिफेंस मैकेनिज़्म यानी रक्षा तंत्रों का उपयोग करता है और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हम जितने भी लोग हैं हमेशा हम अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली इन रक्षा तंत्रों का उपयोग करते हैं, जहाँ पर ईगो अपने आप को जो है बचाने की हमेशा कोशिश करता है कि वो एंग्ज़ायटी से बच जाए और इड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस को बना कर के रख पाए। तो यहाँ पर कुछ अहम रक्षा तंत्रों को नीचे फ्राइड ने बताया था, जिसमें से पहला है रिप्रेशन यानी कि ये मुख्य रक्षा तंत्र है जिसमें अहम अचेतन रूप से पीड़ादायी, परेशानी देने वाले या खतरनाक विचारों, अनुभवों, घटनाओं को अचेतन में धकेल देता है। यानी अगर ऐसी कोई भी इन्फॉर्म है जो चीज़ हमें दुखद पूर्ण है हमारे लिए, जो पीड़ादायी है, उसको हम क्या कर दें, हम अपने अनकॉन्शियस में बंद कर दें। तो अभी हम आगे के रक्षा तंत्रों का हम नेक्स्ट सीरीज़ में इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि काउंसलिंग में किस तरीके से हम असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं और असेसमेंट का क्या मतलब होता है, आकलन का क्या मतलब होता है। और उसके बाद जो हमने खंड 2 शुरू किया, उसमें हम विभिन्न तरीके के जो थियरीज़ हैं, जो काउंसलिंग में उपयोग होती है, उसके हम देखेंगे। इसमें से सबसे पहला जो हमने शुरुआत की, वो है सिगमंड फ्राइड का मनोगतिकी उपागम। और आगे हम देखेंगे सीरीज़ में कि किस तरीके से इन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म्स का उपयोग करके और काउंसलिंग के क्षेत्र में हम किस तरीके से इन सब का उपयोग करते हैं, इसके बारे में बताएँगे। धन्यवाद।